इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम सैमुअल्सन के सार्वजनिक व्यय के विशुद्ध सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सैमुअल्सन का ये सिद्धांत उनके दो लेखों के माध्यम से प्रकाशित हुआ, जो उन्होंने 1954 और 1955 में रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रकाशित किया। 1 नवंबर 1954 में और दूसरा नवंबर 1955 में। इन लेखों में सैमुअल्सन ने दो तरह की वस्तुओं का उल्लेख किया है। एक वस्तु को वो अपने इन लेखों में प्राइवेट कंजम्पशन गुड्स कहते हैं और दूसरी को कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, जिसे हम अब सामान्य रूप से प्राइवेट गुड्स और सोशल गुड्स या पब्लिक गुड्स के रूप में जानते हैं। निजी वस्तुएं और सामाजिक वस्तुएं। और इस सिद्धांत में सैमुअल्सन ने ये व्यक्त करने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से निजी और सार्वजनिक वस्तुओं पर जो निवेश होता है, जो साधनों का आवंटन होता है, वो कैसे किया जाए। कुल उत्पादन को हम किस प्रकार से निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन में लगाएं, जिससे एक इष्टतम या ऑप्टिमम स्थिति प्राप्त किया जा सके, जहां हम कुल उत्पादन को भी अधिकतम कर सकें और उपभोक्ताओं के संतुष्टि को भी अधिकतम कर सकें। और ऐसा जो हो वो मिनिमम कास्ट या न्यूनतम लागत पर हो। और इस रूप में सैमुअल्सन ने पहली बार निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं या कुल राष्ट्रीय आय के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में आवंटन या बंटवारे के संदर्भ में एक इंटीग्रेटेड या समग्रित सिद्धांत दिया। और इसमें यह ध्यान रखा कि सार्वजनिक व्ययों के लिए जो धनराशि करों के रूप में ली जाए, वो न्यायपूर्ण हो और सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से जो लाभ मिले जनता को या उपभोक्ताओं को, वो अधिकतम हो। और यदि ऐसा किया जा सके तो ऐसी स्थिति को हम अनुकूलतम स्थिति या इष्टतम स्थिति कह सकते हैं। और सैमुअल्सन ने ऐसी स्थिति को अपनी मान्यताओं के अंतर्गत प्राप्त करने का प्रयास किया, इसलिए हम इसे सैमुअल्सन ऑप्टिमम के रूप में भी जानते हैं, जहाँ तक सार्वजनिक व्ययों का संबंध है। तो पहले हम सैमुअल्सन ने जो निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में जो दोनों के अंतर बताएं, उधर आपका ध्यान आकर्षित कर दें। और सामान्य तौर पर अब तक हम जान चुके हैं कि निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपभोग जब एक व्यक्ति कर लेता है तो उपभोग की उतनी मात्रा से दूसरा व्यक्ति इससे वंचित रह जाता है, अर्थात उसको उपभोग नहीं कर सकता। और इस प्रकार से वहाँ पर जो है वो एक्सक्लूजन की थियरी लागू होती है, अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। और इस रूप में समस्त जो निजी उपभोक्ता हैं उनके द्वारा जितनी जितनी वस्तुओं का उपभोग किसी वस्तु का किया जाता है, जितनी जितनी मात्राओं का, उन सब का जो योग होता है, ये उस वस्तु की कुल मांग होती है या उस वस्तु का कुल उपभोग होता है।
और निजी वस्तुओं के संदर्भ में, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग कर लेता है और उतनी मात्रा उस वस्तु की दूसरा व्यक्ति उसे उपभोग नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की सीमितता होती है। इस नाते प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग करना चाहता है और इस रूप में उस वस्तु को पाने की एक प्रतियोगिता होती है, राइवलरी होती है, प्रतिद्वंदिता होती है। तो निजी वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का नियम लगता है। एक व्यक्ति जब उपभोग कर लेता है तो दूसरा वंचित रह जाता है, और क्योंकि वो वंचित नहीं रहना चाहता, इस नाते उसको पाने के लिए वो प्रतिद्वंदिता करता है और इस रूप में मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हो जाता है, जिसे हम बाजार प्रणाली के माध्यम से मूल्य का निर्धारण कहते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, पब्लिक गुड्स हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता और सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सभी लोग एक साथ करते हैं और एक के उपभोग करने से दूसरे का उपभोग वंचित नहीं होता, इसलिए वो आपस में उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रतिद्वंदिता नहीं करते और इस नाते उनके मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में बाजार प्रणाली का जो नियम है वो लागू नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में निजी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुओं से भिन्न है, इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं के जो सिद्धांत है वो भी उनसे अलग होना चाहिए और अलग होता है। और सैमुअल्सन ने उसी दिशा में प्रयास किया है और इस प्रयास में उन्होंने इष्टतम स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है, जहाँ पर अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उपभोग या अधिकतम संतुष्टि, ये सारी दशाएं पूरी। तो इस रूप में हम देखें अगर, तो सैमुअल्सन का ये जो थियरी है उसमें हमको एक तो ये देखना है कि किस प्रकार से निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच अंतर होता है और सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किस प्रकार से ये जो बाजार का प्रणाली है या बाजार मार्केट मैकेनिज्म है वो लागू नहीं होती कीमत निर्धारण के संदर्भ में, और इसके लिए हमको अलग सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। और दूसरा ये प्रयास है कि ऐसा करते समय इस सिद्धांत में सैमुअल्सन ने सार्वजनिक व्ययों का निर्धारण करते समय ये दिखाने का प्रयास किया है कि अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, और उसको उन्होंने पैरेटो ऑप्टिमम के माध्यम से, जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं, दिखाने का प्रयास किया है कि यदि सार्वजनिक व्ययों और निजी व्ययों की मात्राएं इस प्रकार से निर्धारित हों या किस प्रकार से निर्धारित हों कि पैरेटो ऑप्टिमम की स्थिति प्राप्त हो जाए। और ऐसा करते समय जब, क्योंकि सार्वजनिक व्ययों की जो प्रबंधन है, वित्तयन है, फाइनेंसिंग है, वो निजी वस्तुओं या करों के माध्यम से उपभोक्ताओं या जनता के द्वारा जनता से ली जाती है, और इसलिए जनता के ऊपर जो इसका भार पड़े वो एक तरह से न्यायोचित हो, ये ध्यान रखना चाहिए। और सैमुअल्सन ने ये भी प्रयास किया कि ये जो कर लिए जाएं, ये क्योंकि कर हम लोग जानते हैं कि एक तरह से अनिवार्य भुगतान होते हैं और जनता अगर नहीं भी देती तो सरकार इसे वसूल सकती है, और इस प्रकार से एक तरह से कोर्सिव दंडात्मक विधि होती है। सैमुअल्सन ने ये प्रयास किया अपने सिद्धांत में, और अभी हम आप पे पढ़ रहे हैं कि वो वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि व्यक्ति जो है सरकारी सेवाओं के लिए अपने आप अपने मूल्यों या अपने अधिमानताओं को व्यक्त करेगा या व्यक्त कर सकता है, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपभोक्ता से उतना मूल्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए लिया जा सकता है जितना मूल्य वो देने के लिए तैयार है। और यदि ऐसा हो तो एक तरह से ये सिद्धांत जो है वो ज़्यादा बेहतर बन जाएगा, और यहाँ पर उन्होंने उसको समाहित करने का प्रयास किया है। तो इस रूप में हम सार्वजनिक व्ययों, सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन और उन पर जो साधनों का आवंटन है उसके निर्धारण के संदर्भ में हम सैमुअल इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम इसे निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैमुअल्सन ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेज रखता है, अर्थात वस्तुओं के संदर्भ में
विभिन्न वस्तुओं या निजी वस्तुओं का जो एक संयोग होता है, उन संयोगों से एक उन्हें जो संतुष्टि मिलती है उसको हम ऑर्डिनल या क्रम के रूप में रख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वस्तुओं के किसी समूह से दूसरे समूह की तुलना में कम या अधिक या बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। और इस रूप में वस्तुओं, निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं दोनों के भी कम्बिनेशन के संदर्भ में इस प्रकार से उपभोक्ताओं के जो उपयोगिता के क्रम हैं उसे हम क्रम के रूप में अनधिमान वक्रों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके आधार पर हम सार्वजनिक व्ययों के निर्धारण के संदर्भ में एक इष्टतम स्थिति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सरलता उन्होंने ये भी मानी कि जो प्लानर है या जो भी सार्वजनिक व्ययों और निजी व्ययों का जो आवंटन को निर्धारित करता है, वो सरलतम रूप में यदि हम लोग इसको देखने का प्रयास करें तो ये मान के चलते हैं कि निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्राप्त किया जा सकता है और ये स्मूथ होगा। एक रेगुलर सामान्यतः जिस तरह का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ऊपर से नीचे गिरता हुआ कन्वेक्स रूप में, उसी तरह से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा जो निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के उन विभिन्न समूहों संयोगों को प्रदर्शित करेगा जिनके माध्यम से एक निश्चित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस रूप में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये स्मूथ और रेगुलर कर्व होगा और जिसमें सभी आउटपुट्स को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उसे सम्मिलित किया जाएगा। और इसी तरह से उपभोक्ताओं के संदर्भ में भी, जैसा हम पीछे ही कह चुके हैं कि निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में एक जो यूटिलिटी का फ्रंटियर है, उपयोगिता का जो क्रम है, उसको क्रमवाचक या अनधिमान वक्रों के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये अनधिमान वक्र जो दोनों वस्तुओं के संदर्भ में होगा, वो जैसा अनधिमान वक्र होता है केंद्र की ओर उन्नतोदर या कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो उसी तरह का वक्र होगा। और इसके सभी बिंदुओं पर, एक वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता या करदाता या कह सकते हैं व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होगी इन दोनों वस्तुओं के माध्यम से। और उन वक्रों का भी हम प्रयोग करके उस संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो अनुकूलतम हो। और ऐसा करते समय जो अनुकूलतम की स्थिति है उसे इस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या बेहतर कह सकते हैं कि जो संतुष्टि का जो अनुकूलतम स्तर, जो स्तर प्राप्त हुआ है, उसमें यदि हम किसी एक व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि हम दूसरे व्यक्ति के संतुष्टि को घटाएं न। तो एक की स्थिति को यदि हम बेहतर करते हैं तो दूसरे की स्थिति जो है खराब होगी। तो इस रूप में ये कहा जाता है कि अगर एक की स्थिति बेटर ऑफ होती है तो निश्चित तौर पर दूसरे की स्थिति जो है वर्स ऑफ होगी, वो खराब होगी। और यदि ऐसी स्थिति हो कि बिना किसी को कल्याण को कम किए दूसरे का बढ़ाया न जा सकता हो, तो जाहिर है कि ये स्थिति एक बेहतर या अधिकतम स्थिति है और इसी स्थिति को हम लोग पैरेटो ऑप्टिमम के रूप में जानते हैं। और इस रूप में इस साधनों के विनिधान जो व्यक्तिगत निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में आवंटित होगा, वहाँ पर हम पैरेटो ऑप्टिमम की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा हम देखेंगे कि सैमुअल्सन ने उसे कैसे प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इस दिशा में सैमुअल्सन का जो पहला लेख था उसमें इसी चीज़ को उन्होंने कुछ गणितीय सरलतम समीकरणों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, जो हम चर्चा आपको बता चुके हैं कि निजी वस्तुओं की क्या स्थिति है, सार्वजनिक वस्तुओं की क्या स्थिति है। और दूसरा जो उनका लेख था डायग्रामेटिक एक्सपोजिशन ऑफ द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है और जिसके माध्यम से सरलतम रूप में समझा जा सकता है कि किस प्रकार से दोनों निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं का
जो है बंटवारा होगा और उस बंटवारे की स्थिति में हम पैरेटो ऑप्टिमम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसा हो तो ये समाज के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये स्थिति सबसे बेहतर स्थिति होगी। और इसमें जो कर लगेंगे लोगों के ऊपर वो कोर्सिव नहीं होंगे, दंडात्मक नहीं होंगे, वो उनकी इच्छानुरूप ही लगेंगे, क्योंकि जो सार्वजनिक सेवाओं के लिए वो मूल्य देने के लिए तैयार हैं वही मूल्य लिया जाएगा। यह हम आपको ध्यान दिला दें कि क्योंकि अलग अलग उपभोक्ताओं की जो सार्वजनिक वस्तुओं से मिलने वाले लाभ हैं वो अलग अलग होंगे, और जितना लाभ उनको मिलता है उस लाभ के अनुरूप ही वो कर देना चाहते हैं। इसलिए सार्वजनिक इस सिद्धांत में सार्वजनिक वस्तुओं पर जो व्यय होंगे, सार्वजनिक व्यय होंगे, वो जनता से वसूल होंगे, और जनता से वसूल होंगे तो उतने ही कर की राशियाँ प्रत्येक व्यक्ति देगा जितना सरकारी सेवाओं से उन्हें लाभ मिलता है। यहाँ ये भी ध्यान रहना चाहिए कि सभी व्यक्ति समान उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध हैं। ये अलग बात है कि वो कितना उनका उपभोग करते हैं और उनसे उनको कितना लाभ मिलता है। सबको लाभ अलग अलग मिलता है तो सभी अलग अलग राशि अदा करेंगे, लेकिन सबके करों की राशि का जो योग होगा वो उसके कुल कास्ट के बराबर होगा। और इस प्रकार से यदि दूसरी भाषा में हम कहें कि सीमांत सामाजिक लाभ जो सार्वजनिक व्ययों से मिलेगा, और सीमांत जो सामाजिक त्याग जो वो उसके कीमत के रूप में अदा करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हों तो वो इस स्थिति में समाज का या सामाजिक जो लाभ होगा वो अधिकतम होगा। और इस स्थिति को ही हम ऑप्टिमम स्थिति या इष्टतम स्थिति कह सकते हैं, और हम उसी को अब चित्रों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सैमुअल्सन ने जो है ये एक चित्र का प्रयोग किया है, और उसी चित्र को यहाँ हम लोग प्रस्तुत किए हैं अपनी तरह से सरलतम रूप में। और दो पैनल है इसका, एक चित्र ऊपर है पैनल 1 और दूसरा चित्र है पैनल 2। पैनल 1 में आप देखेंगे दोनों चित्रों में y अक्ष पर निजी वस्तुएं दिखाई गई हैं और x अक्ष पर पब्लिक गुड्स दिखाए गए हैं, सार्वजनिक वस्तुएं दिखाई गई हैं। ये देखिए ये पी कर्व है, ये पी कर्व जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उस स्थिति को दिखाता है जिसमें निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तुओं के विभिन्न समूहों से, विभिन्न संयोगों से जो उत्पादन प्राप्त किया जाएगा, अधिकतम उत्पादन उस फ्रंटियर या उस सीमा या अधिकतम उच्चतम उत्पादन को प्रदर्शित करता है। इस नाते ये उत्पादन की अधिकतम सीमा है जो दोनों वस्तुओं के उत्पादन से, दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त की जा सकती है। तो कितनी वस्तु, जो भी हमारी संसाधन है, उन संसाधन से कितनी निजी वस्तु और कितनी सार्वजनिक वस्तु हम बना सकते हैं, अधिकतम कितनी बना सकते हैं, और इसमें जो विभिन्न असंख्य संयोग होंगे दोनों के, या इतनी या इतनी या इतनी या इतनी, इस तरह से ये इसके विभिन्न संयोगों से प्रदर्शित हैं। और ध्यान रहे कि ये अधिकतम सीमा है, और अगर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी बिंदु पर हम उत्पादन करते हैं तो कहा जाएगा ये अधिकतम उत्पादन है, इसलिए ये इष्टतम है। और इष्टतम की एक दूसरी शर्त भी है कि उत्पादन तो अधिकतम है, लेकिन क्या जनता को इस उत्पादन से जो संतुष्टि मिलती है वो भी अधिकतम है। और अगर वो भी अधिकतम हो जाए तो कह सकते हैं सोने पर सुहागा हुआ, दोनों को उत्पादन भी अधिकतम हुआ और उपभोक्ताओं को इनसे मिलने वाली संतुष्टि भी अधिकतम हुई। और ऐसी स्थिति को सैमुअल्सन ने प्राप्त किया, और यही पैरेटो ऑप्टिमम की स्थिति होगी जहाँ पर करारोपण में न्याय के सिद्धांत लागू होंगे और जहाँ पर व्यय के संदर्भ में जनता को अधिकतम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब यहाँ पर सैमुअल्सन ने, क्योंकि निजी वस्तुएं बहुत सारी होती हैं और क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इस नाते सारी वस्तुओं को इस पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए सारी वस्तुओं को एक वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया। और ये भी माना गया कि निजी वस्तुएं न्यूमरेयर हैं, अर्थात निजी वस्तुओं की माप संभव है, और इन निजी वस्तुओं को हम किसी भी माप रूप में माप सकते हैं, चाहे मुद्रा के रूप में माप रहे, चाहे जैसे भी। तो कुल मिला के इस तरह से ये निजी वस्तुएं हैं, और यदि ये मापनीय हैं तो एक में जोड़ी जा सकती हैं, और इसलिए हम किसी एक वस्तु के रूप में सभी निजी वस्तुओं के समूह को दिखा सकते हैं। तो ये जो निजी वस्तु दिखाई गई है ये एक तरह से कुल
निजी वस्तुओं का को प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी तरफ इसी तरह से सरकारी वस्तुओं या सार्वजनिक वस्तुओं को, सोशल गुड्स को दूसरी एक्स पर दिखाया गया है। और दोनों का जो अधिकतम उत्पादन संभव है राष्ट्रीय संसाधनों से, वो इस पीपी रेखा का कोई भी एक बिंदु हो सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने दो उपभोक्ताओं को लिया कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही करदाता हैं, दो ही उपभोक्ता हैं, एक है उपभोक्ता नंबर 1 और दूसरा उपभोक्ता नंबर 2। तो एक उपभोक्ता, अभी हमने माना या सैमुअलसन ने माना कि इनके अधिमानता क्रम को व्यक्त किया जा सकता है। वो ये बता सकता है कि एक्स और वाई, या आप कहते हैं निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु का कोई एक संयोग उसको कितना संतुष्टि प्रदान कर सकता है, और इसे हम ऑर्डिनल रूप में या क्रमवाचक उपयोगिता के रूप में माप सकते हैं और दिखा सकते हैं कि एक संयोग दूसरे से बेहतर है या खराब है या एक जैसा है, और एक जैसे सारे संयोगों को हम एक अनधिमान परख पर दिखा सकते हैं। और वैसे स्थिति में ये मान लिया गया कि ये जो दूसरा व्यक्ति है उसका एक दिया हुआ अनधिमान वक्र है, और इसी अनधिमान वक्र पर वो अपना व्यवहार करता है। इसी अनधिमान वक्र के किसी बिंदु को वो चुनेगा और वो दिया हुआ मान लिया गया है। और ऐसी स्थिति में वो अनधिमान वक्र है ये A B, या जिसको हम U2 कह रहे हैं, जिसका मतलब है ये दूसरे व्यक्ति का, उपभोक्ता नंबर 2 का यूटिलिटी कर्व है, जिसे हमने अनधिमान वक्र के रूप में शो किया है, और ये क्रमवाचक उपयोगिता की माप को प्रदर्शित करता है। और इस वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता नंबर 2 को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और ये इसी पर स्थिर है। और इस नाते इसको देखिए U2 ऊपर एक दंड लगा के बार लगा खींचा गया, और ये बार जो है ये स्थिरता या की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये कांस्टेंट है, और इसी पर उपभोक्ता नंबर 2 अपना व्यवहार करेगा। अब आइए उपभोक्ता नंबर 1 की क्या स्थिति होगी। अगर उपभोक्ता नंबर 2 इस U2 अनधिमान वक्र पर चलता है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर जो उत्पादन की अवेलेबिलिटी है उसमें से इस वक्र पर अनधिमान वक्र के माध्यम से जितना वो उपभोग करता है वो कर लेता है, जो शेष बनता है वो एक उपभोक्ता नंबर 1 को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखने का प्रयास करें कि उपभोक्ता नंबर 1 को क्या प्राप्त हो सकता है, और उसको जो प्राप्त हो सकता है वो इस पीपी में से U2 को जब घटाएंगे, मतलब कुल उत्पादन में से जितना उपभोग कर लेता है उपभोक्ता नंबर 2, वो घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो उपभोक्ता नंबर 1 के लिए उपलब्ध होगा। और हम उपभोक्ता नंबर 1 की स्थिति को पैनल 2 में दिखा रहे हैं, और जिसमें अगर आप पीपी में से A B को घटाएंगे या U2 को घटाएंगे, तो जो घटाने की स्थिति होगी वो इस वक्र द्वारा प्रदर्शित होगी A1 B1। यहाँ देखिए इस बिंदु पर, A बिंदु पर उपभोक्ता नंबर 2 जो है वो सार्वजनिक वस्तु की सेवा का वो A1 उपभोग कर रहा है, अर्थात A1 उपभोग उसने कर लिया। वो उपभोग इस स्थिति में जो है जो दोनों के अंतर को हम घटाएंगे जब, तो इस रूप में हम देखेंगे कि हम इस प्रकार से निजी वस्तुओं की जितनी राशि है उसमें से जितना इसने उपभोग कर लिया उतना घटाने के बाद फिर जितना बचता है उतना ही उपभोग दूसरा व्यक्ति कर सकता है। और इस प्रकार से उस स्थिति को जब हम A को कितना संसाधन उपलब्ध है जो वो उपभोग कर सकता है, कितनी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उस उपलब्धता को हम A1 B1 से प्रदर्शित करेंगे। और इस A1 B1 के ही किसी बिंदु पर वो अपने उपभोग को निर्धारित करेगा, और जाहिर है कि अपने उपभोग को निर्धारित करते समय वो प्रयास करेगा कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, और अधिकतम संतुष्टि का बिंदु वही होगा जो स्पर्श करे इस वक्र को। तो ये जो A1 B1 वक्र है ये उपभोग A व्यक्ति के या A व्यक्ति के उपभोग की सीमा है या फ्रंटियर है, इसी अधिकतम सीमा है। और इस अधिकतम सीमा पर वो वहाँ उपभोग करना चाहेगा जहाँ पर उसका जो संतुष्टि है, यूटिलिटी है, वो अधिकतम हो, और अधिकतम यूटिलिटी वहीं होगी
जहाँ पर अनधिमान वक्र को स्पर्श करेगा, क्योंकि अनधिमान वक्र के अंदर की वो कन्वेक्स है, इस नाते इसके नीचे का वक्र इसको काट देगा, और नीचे का वक्र काटेगा तो इसका मतलब नीचे का वक्र तो कम संतुष्ट दिखाएगा, ऊपर का वक्र जो उस पर पहुँच नहीं पाएगा, इस नाते ऊपरी वक्र संभव नहीं है। इस नाते जो वक्र उसको अधिकतम संतुष्ट प्रदान करेगा वो इस कंजम्पशन फ्रंटियर के किसी बिंदु पर स्पर्श करेगा, और हमारे चित्र में प्रथम व्यक्ति या प्रथम उपभोक्ता जो है, जिसको यूटिलिटी U1 जिसको हम अनधिमान वक्र से दिखा रहे हैं, वो E बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है। इस नाते उपभोक्ता नंबर 1 E बिंदु पर संतुलन में होगा, और जब E बिंदु पर में संतुलन में होगा तो आप ये पाएंगे कि उस समय सार्वजनिक वस्तुओं की कुल मात्रा O से लेके, मान लीजिए मैं यहाँ कोई एक लिख दूँ K, O से लेके K तक, और क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जितनी भी उत्पादित होंगी दोनों व्यक्ति उपभोग कर सकते हैं, इस नाते सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन OK होगा। B व्यक्ति भी इसे, उपभोक्ता नंबर 2 भी इसे उपभोग कर सकता है, उपभोक्ता नंबर 1 भी कर सकता है, क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि एक उपभोग करने से दूसरा जो है वो आवंटित, वो कहते हैं वंचित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं का कुल उत्पादन होगा OK, और अगर सार्वजनिक वस्तुओं का कुल उत्पादन OK हो तो अब आप देखिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर तब हम कहाँ होंगे, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और इस पर सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन जब K हो तो यहाँ पर ये T होगा, और यहाँ पर यहाँ आके काटेंगे R, तो ये बिंदु जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का है बिंदु, जिस पर जब O के सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन होगा तो ये जो प्रथम उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि अधिकतम है, और उस स्थिति में अधिकतम है जब B उपभोक्ता अपने एक स्थिर अधिमान पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी, इससे बेहतर स्थिति अब दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी अधिकतम स्थिति है और इसकी अपने पूर्ववत स्थिति पर बना हुआ है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो ये स्थिति जो है वो अधिकतम स्थिति होगी, और इस नाते इस स्थिति को यदि हम देखने का प्रयास करें तो सैमुअल्सन के इस चित्र या मॉडल में इस चित्र में सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन होगा OK, या सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय की राशि होगी OK, इस रूप में जिस राशि से हम उत्पादन करेंगे सार्वजनिक वस्तुओं का, और निजी वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा होगी यहाँ से निर्धारित होगी, यहाँ से तो होगी X1 स्टार लगाते हैं संस्थित या इक्विलिब्रियम से संबंधित उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला बिंदु। तो सार्वजनिक वस्तु जो है उसको हमने निजी वस्तु को X1 लिखा है, सार्वजनिक वस्तु को X2 लिखा है, तो इस रूप में हम इसको X2 लिख सकते हैं, X2, और ये क्योंकि संतुलन का बिंदु है इस नाते स्टार लगा सकते हैं। तो सार्वजनिक वस्तुओं का जो कुल उत्पादन होगा वो X2 स्टार होगा, और ऐसी स्थिति में निजी वस्तुओं का कुल उत्पादन ऊपर वाले चित्र में क्योंकि दोनों वस्तुओं का योग है, इस नाते कुल उत्पादन होगा निजी वस्तु का T से लेके R तक या O से लेके X1 स्टार तक। तो निजी वस्तुओं का उत्पादन होगा X1 स्टार यहाँ से यहाँ तक, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन होगा X2 स्टार या OT, और इस निजी वस्तुओं में से अगर इस 2 नंबर से आप देखेंगे अनधिमान वक्र से, तो दूसरा कंज्यूमर जो है वो इतना उपभोग करेगा, और जो शेष बचेगा वो पहला कंज्यूमर उपभोग करेगा, जो शेष बचेगा वो राशि यहाँ है, और जो ये उपभोग करेगा वो राशि यहाँ है, दोनों को मिला के जो राशि मिलेगी वो यहाँ है। तो अर्थात कुल निजी वस्तुओं का उत्पादन होगा X1 स्टार, उसमें से X1 स्टार अर्थात X1 का जो निजी वस्तु का उत्पादन होगा उसका पहला उपभोक्ता जो है इतनी राशि उपभोग करेगा, तो हम इसको X1 स्टार कह रहे हैं, इसको X1 स्टार कह रहे हैं। ये दूसरा उपभोक्ता इतना उपभोग करेगा, पहला उपभोक्ता इतना उपभोग करेगा, दोनों कुल इतना उपभोग करेंगे, और सार्वजनिक वस्तु का इतना उत्पादन होगा, और इस प्रकार से ये स्थिति जो है ये पैरेटो ऑप्टिमम की स्थिति होगी। और इस स्थिति में जो उत्पादन होगा, जो कर लगाए जाएंगे,
और जो लाभ इन वस्तुओं सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होगा जनता को, वो करारोपण न्यायोचित होगा, लाभ अधिकतम होगा, साधनों का आवंटन जो निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किया जाएगा वो इष्टतम होगा, और एक ऐसी स्थिति होगी कि अब इससे अधिक उत्पादन कर पाना संभव नहीं होगा। यदि एक को हम लाभ पहुंचाने गया, प्रथम उपभोक्ता को लाभ पहुंचाते हैं तो द्वितीय का लाभ घटेगा, द्वितीय को पहुंचाते हैं तो प्रथम का लाभ घटेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकतम लाभ या उत्पादन की स्थिति है और यही इष्टतम स्थिति है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा लेख है उसमें उन्होंने इस चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अब हम एक और स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जो लाभ अधिकतम होगा ये सैमुअल्सन मॉडल में दो शर्तों को पूरा करेगा। ये शर्तें कौन सी? अगर इस बिंदु को आप देखने का प्रयास करें तो ये कहा गया कि इस बिंदु पर दो स्थितियां होंगी। एक तो अनधिमान वक्र इसको स्पर्श करेगा, तो अनधिमान वक्र जो होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है, अर्थात निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर यदि प्रतिस्थापित किया जाए तो एक के बदले दूसरे वस्तु की कितनी मात्रा प्रतिस्थापित की जाएगी, इसको कहते हैं दोनों वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या बिटवीन x1 एंड x2, या बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो वो इस बिंदु पर, क्योंकि दोनों इस बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श रेखा जो होगी वो स्पर्श रेखा इनकी ढालों को व्यक्त करती है, और इस नाते दोनों की ढालें क्योंकि बराबर हैं, और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ढाल होती है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर, इस तरह से वो स्थानांतरण की दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जो अनधिमान वक्र की ढाल होती है वो दिखाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इस रूप में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है ये दोनों वस्तुओं के लिए बराबर होगी, और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ आई लिखेंगे, और आई का मतलब ये हुआ कि किसकी किसकी, और आई इनको जोड़ेंगे, और आई का मतलब हुआ 1 से लेके n तक, और क्योंकि यहाँ पर दो ही वस्तुएं हैं और या उपभोक्ताएं तमाम हैं, उन सब की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी उनका सबका योग जब करेंगे तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होगी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो इस पीपी कर्व की प्रतिस्थापन की दर जो है, और ये इस अनधिमान वक्र के प्रतिस्थापन की दर है, और दोनों बराबर होंगे। तो ये एक शर्त पहली पूरी होती है, और इस शर्त पर पैरेटो ऑप्टिमम की स्थिति होगी। और ये दूसरी शर्त है वो ये है कि जो मार्जिनल बेनिफिट मिलती है सभी लोगों को, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ आई, ये और ये आई यहाँ भी एक उपभोक्ता, कितने उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं की मात्रा को प्रदर्शित करता है, और जितने भी होंगे एक से लेकर जितने भी होंगे उनको ऐसे लिख सकते हैं। ये मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स वो जो प्राप्त होती है सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से, वो मार्जिनल कास्ट के बराबर होगी, और ऐसी स्थिति अगर होगी तो ये सामाजिक कल्याण की अधिकतम राशि को प्रदर्शित करता है। तो ये स्थिति हुई, और इस स्थिति को हम एक चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और थोड़ा हम इसको चित्र को आप थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं जल्दी में आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सार्वजनिक वस्तुओं की कुल मात्रा है, और ये पब्लिक गुड्स है, और यहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट है। एक एक उपभोक्ता की दिखाएं, और अगर 2-3 उपभोक्ता हम माने तो पहले उपभोक्ता की मार्जिनल बेनिफिट इस तरह से होगी, दूसरे की इस तरह की होगी, तीसरे की इस तरह से होगी, इस तरह से, किसी की कम किसी की ज़्यादा, और तीनों को जोड़ेंगे तो ये मार्जिनल बेनिफिट इस तरह से होगी। मार्जिनल बेनिफिट नीचे गिरेगी जैसे जैसे सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग होता है, और अगर इनको जोड़ दिया हमने, और अगर हम मार्जिनल कास्ट को इस तरह दिखा दें,
ये मार्केट कास्ट है सार्वजनिक सेवाओं की, तो ये संतुलन का बिंदु है और इस बिंदु पर एक तरह से ये राशि बनेगी ऐसे, और इस पर जो मूल्य बनेगा तो ये MB1 है, पहले का सीमांत लागत ये है, पहले दूसरे की सीमांत लागत ये है, तीसरे की सीमांत लागत 3 और ये टोटल MBT, तो ये टोटल है और यहाँ पर कास्ट है, और इस प्रकार से कुल मिला के जो है सीमांत लागत तो सीमांत आय जब इस बिंदु पर बराबर होंगी तो इस बिंदु द्वारा जो मूल्य निर्धारित होगा वही मूल्य जो है सार्वजनिक सेवाओं पर जो व्यय होगा उससे जो कल्याण की स्थितियाँ होंगी वो अधिकतम होगी, और ये दूसरी शर्त लागू होगी और उसके संदर्भ में ये चित्र बनाया जा सकता है। तो इस रूप में जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो प्राप्त हो जाती है इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर, और ये दोनों शर्तें पूरी होंगी जब इस चित्र में हम इतना सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और हम सार्वजनिक और इतना वो से लेके X1 स्टार तक जो है निजी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से सैमुअल्सन के इस सिद्धांत में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि ये सिद्धांत एक प्रकार से सार्वजनिक व्यय का एक अनुकूलतम सिद्धांत माना जा सकता है, और ये पहली बार सैमुअल्सन ने ऐसा किया। उसके बाद तो आगे मस्ग्रेव के सिद्धांत हैं और सार्वजनिक व्यय के तमाम कई और सिद्धांत हैं, लेकिन इस स्थिति में जो 1955 में 54-55 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया, उस स्थिति में सैमुअल्सन का ये सिद्धांत एक बेस बना और उसके आधार पर आगे सार्वजनिक व्ययों के सिद्धांत की और व्याख्या हुई और बेहतर स्थिति प्राप्त करने के प्रयास किए गए। तो उस दिशा में, उस रूप में ये सिद्धांत जो करारोपण और सार्वजनिक व्यय दोनों सिद्धांतों को समग्रित करके और एक दी हुई परिस्थिति में, एक सरलतम स्थिति में जिसमें हम उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में माप सकते हैं, जिसमें हम वॉलंटरी एक्सचेंज के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में भी उपभोक्ता अपने मूल्य अधिमान को व्यक्त कर सकता है, और उस चीज़ को मिला करके पेरेटो ऑप्टिमम की स्थिति के आधार पर एक ऐसी स्थिति को सैमुअल्सन ने प्राप्त करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से हम सार्वजनिक व्ययों और निजी व्ययों के आवंटन के संदर्भ में एक बेहतर सिद्धांत प्राप्त कर पाए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ लोग प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।